नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में आज हम सेक्शन 105 जो कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना का प्रावधान करता है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। इसमें निम्नलिखित 4 परिस्थितियां दी गई है जिसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना की परिस्थिति बनती है। पहली है चोरी की अवस्था में। चोरी की अवस्था में अपराधी द्वारा संपत्ति सहित पलायन कर जाने अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने अथवा संपत्ति पुनः प्राप्त कर लेने तक निजी सुरक्षा का अधिकार बना रहता है। सेकंड है लूट की अवस्था में। जब हत्या या गंभीर चोट पहुंचाई जा रही हो या पहुंचाई जाने की संभावना हो या आशंका हो, तब तक निजी सुरक्षा का अधिकार बना रहता है। तीसरा है आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के मामले में यह अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक कि ऐसा अत्याचार या रिष्टि बनी रहती है। चौथा है रात्रि में गृह वेदन एवं गृह अत्याचार की अवस्था में यह अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक कि ऐसा अत्याचार होता रहता है। इसमें केस लॉ है किशन चंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 133 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि निजी सुरक्षा का अधिकार ऐसी प्रश्नास्पद भूमि पर भी मिलता है जो खुली हुई है। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल इफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज ओपन फ्लैट। अब नेक्स्ट हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो है ऑफ अबेटमेंट अर्थात दुष्प्रेरण के विषय में। सबसे पहले तो आपको दुष्प्रेरण के संबंध में जानना आवश्यक होता है कि दुष्प्रेरण क्या है और दुष्प्रेरण का जो लेसन है, अध्याय है, चैप्टर है, वो भारतीय दंड संहिता में क्यों लाया गया। भारतीय दंड संहिता बनाने वालों ने मानवीय व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं को मद्देनजर रखा है और अपराध शब्द के अंतर्गत केवल उस शब्द को शामिल नहीं किया जिसके अंतर्गत अपराध होता है, बल्कि अन्य शब्दों को भी सामने लिया है जिनमें अपराध हो जावे और इसलिए अपराध के प्रयत्न को भी अपराध बनाया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। और इसी तरह से अपराध के दुष्प्रेरण को भी अपराध बनाया गया है। दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है। दुष्प्रेरण की साधारण अर्थों में हम दुष्प्रेरण को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करना दुष्प्रेरण कहलाता है, अबेटमेंट कहलाता है। दुष्प्रेरण का जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता में धारा 107 धारा 107 में किया गया है। 107 ये कहती है कि किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा है उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कई कार्य या अवैध लोग घटित हो जाए। तीसरा है उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साथ से सहायता करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा 107 में 3 बातें बताई गई है: उकसाकर दुष्प्रेरण करना, षड्यंत्र में भाग लेकर दुष्प्रेरण करना और अपराध में साथ से सहायता करके। धारा 107 में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। प्रथम जो स्पष्टीकरण है वो यह है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यवदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। इसमें स्पष्टीकरण जो पहला है इसमें दृष्टांत दिया गया है। एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या जय को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है
खे उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ज्ञेय यह नहीं है, कै को जानबूझकर यह व्यवदिष्ट करता है कि ज्ञेय यह है। तद्वारा शास्य कै से ज्ञेय को पकड़वाता है या खे ज्ञेय के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। किसी व्यक्ति को किस प्रकार दुष्प्रेरित किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को या तो उकसाकर या षड्यंत्र में भाग लेकर या अपराध में सहायता करके दुष्प्रेरित किया जा सकता है। उकसाना जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हो? उकसाना शब्दावली के अंतर्गत सामान्यतः लिखित अथवा मौखिक शब्द आते हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के रूप में ए ने बी से कहा कि वह सी को पीटे। इसमें ए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। इसमें दुष्प्रेरण का कथन मौखिक है। किसी स्त्री को सती होने के लिए उकसाना भी दुष्प्रेरण है, चाहे उसे जय जय के नारे लगाकर ही उकसाया जा रहा हो। दुष्प्रेरण का कथन प्रत्यक्ष हो यह जरूरी नहीं है, ऐसा कथन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। दहेज की मांग करना अथवा प्रताड़ित करना भी दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A में बताया गया है। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा किसी बात को बताने के लिए आबद्ध होता है। अगर वह जानबूझकर ऐसे कथन को नहीं बताता या जानबूझकर छिपाता है तो ऐसा छिपाना भी उकसाना के अंतर्गत आ सकता है। षड्यंत्र में भाग लेकर, षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा करार है जो किसी अवैध कार्यों को करने के लिए अथवा किसी वैध कार्यों को अवैध साधनों से करने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में षड्यंत्र का दायित्व तभी पैदा होता है जब ऐसे षड्यंत्र के माध्यम से कोई कार्य किया जाए। तीसरा है अपराध में सहायता करके दुष्प्रेरण करना। अपराध में सहायता या तो कोई कार्य करके की जा सकती है अथवा व्यवहार के माध्यम से भी अपराध में सहायता हो सकती है, अर्थात अपराध में सहायता करके अथवा अपराध को सुकर बनाना भी दुष्प्रेरण किया जाता है। दुष्प्रेरक कौन कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे हम अबेटर कहते हैं अर्थात दुष्प्रेरक कहते हैं। दुष्प्रेरित व्यक्ति कौन होता है? जिस व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया जाता है उसे दुष्प्रेरित व्यक्ति कहा जाता है। दुष्प्रेरित अपराध किसे कहते हैं? जिस अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया जाता है वह दुष्प्रेरित अपराध कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरित अपराध कारित किया जाए। वह उस कार्य को कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यदि कार्य नहीं भी किया जाता फिर भी दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति उस कार्य को नहीं करे तो क्या दुष्प्रेरक ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? भारतीय दंड संहिता दुष्प्रेरण को एक स्वतंत्र और पृथक अपराध बनाती है और इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया गया अथवा नहीं किया गया। जैसे ही दुष्प्रेरण किया जाता है दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण हो जाता है और इसलिए दुष्प्रेरक व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक दुष्प्रेरक इस आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकता कि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरित अपराध कारित नहीं किया। चूंकि दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र और पृथक अपराध है इसलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी एक अपराध है। उदाहरण के तौर पर ए बी को दुष्प्रेरित करता है कि वह डी को मारने के लिए सी को दुष्प्रेरित करे। इस बाद में दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी अपराध है। दुष्प्रेरित किसको किया जाता है? दुष्प्रेरित हमेशा किसी व्यक्ति को किया जाता है। जहां एक व्यक्ति अपने पालतू जानवर को किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करने के लिए उकसाता है तो इसे हम दुष्प्रेरण नहीं कहेंगे, क्योंकि विधि की दृष्टि में जानवरों का दुष्प्रेरण नहीं किया जाता। व्यक्ति को ही दुष्प्रेरण के लिए उकसाया जाता है, जानवर को नहीं। ऐसे मामलों में हम जानवर को मात्र एक साधन मानेंगे जिसके माध्यम से अपराध होते हैं, लिहाजा दुष्प्रेरित केवल व्यक्ति को किया जाता है। दुष्प्रेरण के अपराधों के संबंध में व्यक्ति सामान्यतः दो तरह के होते हैं, अपराध करने में सक्षम व्यक्ति और जो अपराध करने में सक्षम नहीं है। जहां पर दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं है और वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उस अपराध को कारित कर देता है तो ऐसी दशा में दुष्प्रेरक की स्थिति वही होती है जैसे उस अपराध को उसने स्वयं किया हो, क्योंकि बालक चाहे व्यक्ति हो मगर वह एक साधन के रूप में अपनाया गया है और इसलिए जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है उसका दायित्व नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं अपराध करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा दायित्व दुष्प्रेरक होगा।
इसमें एक उदाहरण है, जैसे क दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि क का है, चाहे वह कार्य किया जाए या नहीं किया जाए। क अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है अर्थात दोषी है। धन्यवाद।